आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में 12 भाव के लिए जाएंगे। जो 12 हाउसेस है उसके ऊपर आज हम पूरा लेक्चर रखेंगे। जो हमारे 12 भाव है उसके ऊपर। तो जो कुंडली में जो 12 भाव आते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इसी प्रकार से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी 12 भावों को माना गया है। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, ये सारी चीजें हर एक सब्जेक्ट में, हर एक ग्रहों के लिए उसे हमें ध्यान में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 भाव और उससे रिलेटेड चीज आप अपनी बुक में निकालो। मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ। नहीं नहीं, अपना ही वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का है ना बुक, रेड रेड कलर की बुक, राष्ट्रीय ज्योतिष और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। सेंटर में नहीं मिला मैडम। आपको नहीं मिला? क्या बात है। ये तो 2-3 साल से बनी हुई है। अच्छा ठीक है, कोई आप लोग इस तरफ अगर कोई आओ तो जरूर इसको कलेक्ट कर लेना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो तो मैं अभी आप में से 2-3 को नहीं पता है तो हम नॉर्मली जाएंगे। चलो 12 भाव, लग्न तो पता है ना सबको। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस जो हमारी कुंडली में, लग्न कुंडली में बनते हैं, उससे हम हमारे बॉडी पार्ट को टैली करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हाउस काल पुरुष का क्या होता है, अगर जो जो पता है वो मुझे जवाब देते जाए, जिनको जिनको मालूम। आप सब ओपन रख सकते हो, कोई बात नहीं, इतने 5-6 लोगों में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर घर में दूसरा आवाज चालू हो जाए टीवी का या किसी को बोलने का, तो जरूर बंद करो। फर्स्ट हाउस में क्या आएगा? मस्तिष्क आएगा। हमारा पूरा ये जो माथा है ना, माथा पूरा नहीं आता है, चेहरा आ सकता है। मतलब हम फर्स्ट हाउस से नॉर्मल 12 भावों के तहत फर्स्ट हाउस से हम चेहरा, फिर प्रभाव, स्वभाव, प्रकृति, ये सब हम देखते हैं 12th हाउस में। आज मैं नॉर्मल क्या क्या देखा जाता है वो भी मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिए, तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट हाउस से नॉर्मली स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, उसके बाद आत्मा, मतलब फर्स्ट हाउस मतलब हमारा शरीर, उसका नाम ही है देह स्थान। देह स्थान, ये मैं नॉर्मल बोल रही हूँ, इसमें और चीज आ सकती है, हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जा रहे हैं आज। देह स्थान, अगर मेरा शरीर है, मैं जीवित हूं, तो मेरी आत्मा का भी यही स्थान रहेगा। ठीक है, तो स्वभाव, प्रभाव, प्रकृति, आत्मा, आत्मबल, उसके बाद है चेहरा, फेस फीचर्स, अगर दिखने में कैसी हूँ, गोरी हूँ, काली हूँ, ये सारा फर्स्ट हाउस से हमें देखना है। हाइट कैसी है, छोटी नाटी है या लंबी हाइट है, वो भी फर्स्ट हाउस। उसके बाद मेरा ब्रेन, देखो बड़ा ब्रेन जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब समझ रहे, मेरा ब्रेन वो पूरा फर्स्ट हाउस में आएगा। ब्रेन के ऊपर कमांड, अगर फर्स्ट हाउस बिगड़ा है तो ब्रेन से रिलेटेड, अगर फर्स्ट हाउस में हर्षल, प्लूटो, राहु जैसे ग्रह आ गए तो एकदम प्रखर गुस्सा, तोड़फोड़, चीजों को तोड़ना फोड़ना, जो भी हर्षल प्रधान या प्लूटो प्रधान, अब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, ये 2 ग्रह क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हर्षल प्रधान, प्लूटो प्रधान व्यक्ति को मार फाड़ दिमाग रहेगा, मैं ये तोड़ू या ये तोड़ू। एक चीज तोड़ के रख दी, अब मैं दूसरी चीज तोड़ने जाऊं। एक को मैंने हाथ पैर से हिला के मारा है, अब मैं जो ठीक है उसको मारने जाऊं। मतलब उत्पात हम कह सकते हैं, बिल्कुल उत्पात। एक जगह दिमाग शांत बैठा नहीं या दूसरी जगह खड़ा हुआ नहीं, उसमें बच्चों में सबसे ज्यादा।
बड़े होने के बाद तो समझदारी आ जाती है थोड़ी बहुत कि भाई किसी को बेवजह मारना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। और बड़े होने के बाद भी जब गुस्सा आएगा ना, तब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगा। क्योंकि जब गुस्सा आएगा तब वो ग्रह बात करेंगे, आप नहीं बात करो। जब गुस्सा आ जाता है ना इंसान को, तो लग्न में बैठा हुआ ग्रह बात करता है। आप है ना ऑब्जर्व करना, हर एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करना, अगर उसकी कुंडली आप जानते हैं। अगर लग्न में राहु है तो वो व्यक्ति की बातें हाइड एंड सीक होगी। आप उसकी चीज से क्लैरिटी नहीं ले पाओगे। वो बोलेगा मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, मुझे ये भी हो रहा है, मतलब ऑपोजिट हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है। क्योंकि राहु केतु क्लैरिटी नहीं लेने देंगे। अगर नीच का बुध है तो वो हर बार, या नीच का कोई ग्रह बैठा है तो वो हर बार सच्ची बोल रहा है, वो पॉसिबल नहीं। ज्यादा ये नवमांश में भी यही फल आता है। हाँ, खाली लग्न में नहीं, नवमांश लग्न में भी अगर ये ग्रह है तो ये फल डेफिनेटली मानना चाहिए। बराबर। हर्षल प्लूटो अगर है लग्न में नवांश में, तो बात बात में हाथापाई, मारने मरने पे उतर आना, ये चीज भी रहेगी। अपने गुस्से पे उसको काबू नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये लग्न की स्थिति है। अब आपका ब्रेन, जो बड़ा ब्रेन है, जो लेफ्ट एंड राइट दो साइड, इस एक में इमेजिनेशन है, एक में सिद्धांत है, नियम है, कायदे है, लॉजिक है। लॉजिक का अर्थ ही है सिद्धांत, लॉजिक का अर्थ ही है तत्व ज्ञान। लॉजिक का मतलब है तत्व। तो जो स्टेबिलिटी वाली चीजें, बातें हैं, जो साइंटिफिक बातें हैं कि भाई ये प्रोसेस हो तो यही रिजल्ट आएगा, ये सारी सिद्धांत की बातें हैं, वो भी आपके लेफ्ट ब्रेन में है। सारी टेक्नोलॉजी, इमेजिनेशन, सारी इच्छाएं, सारी अपेक्षाएं, सारी डिजायर्स, ये सब आपके राइट ब्रेन में। तो इस चीज को आप फर्स्ट हाउस से देखो। आप फर्स्ट हाउस से देखो। अब आओ फर्स्ट हाउस में और क्या है, तो सर्वाइकल का जॉइंट। आपका चेहरा तो आ गया, पर जो मस्तिष्क से जो करोड़रज्जु निकल रही है ना, उसके आगे के 3-4 मणके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सर्वाइकल का जोड़। आप समझ रहे? देखो, मणके बाद में शुरू होंगे। जो हमारी गर्दन ये हिल पाती है ना, वो जॉइंट की वजह से हिल पाती। तो वो जो जोड़ है ना, उसके ऊपर का जो एरिया है ना, वो सारा फर्स्ट हाउस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये पूरा जो यहाँ जॉइंट से, ये मैं ऐसे घुमा सकती हूँ, ऐसे घुमा सकती हूँ, ये सारा जॉइंट जो अलग हो रहा है, धड़ से मस्तक अलग हो रहा है, वो सारा आप फर्स्ट हाउस से ही देखोगे। अगर फर्स्ट हाउस लग्नेश अगर प्लूटो या हर्षल के साथ बैठा हुआ है, तो सर्वाइकल का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। अगर सर्वाइकल हर्षल प्लूटो से है, तो एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट वाला आपका स्पॉट बॉडी में सर्वाइकल ही रहेगा। ये सब तय है, ये फिक्स है, आपको वो होना है, इसीलिए आप ऐसी कुंडली और ऐसे समय में ही जन्म लेके आए हो। क्योंकि हमारा बर्थ हम नहीं चेंज कर सकते, हम सब कुछ बदल सकते हैं। मैं 10 बजे का काम करना चाहूं तो मैं 11 बजे काम कर सकती हूँ। कोई भी नॉर्मल काम की बात, मैं चाहूं, मेरा काम है, मुझे मेरी मर्जी में 1 घंटे बाद भी करूं, लेकिन मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं। वो उसी वक्त होगा, उसी लग्न में होगा, और ग्रह उसमें वही ग्रह बैठे होंगे जो ग्रह मुझे फिजिकली परेशान मेरी जिंदगी में करने वाले होंगे। ठीक है, इसीलिए कुंडली से बढ़िया से बढ़िया एमआरआई हो सकता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से आप बढ़िया से बढ़िया आपकी कुंडली की एमआरआई कर सकते हो। इसमें जो रिपोर्ट आएगा वो एमआरआई का है। बराबर। अब आप आगे जाओ, सेकंड हाउस पे आओ, तो सर्वाइकल के बाद और हमारा स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रहे हैं, तो उसके पहले के 3 मणके इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों हाउस में है, दोनों हाउस में आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, क्योंकि मणका तो एक ही है। आपका लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन अलग हो सकता है,
लेकिन मणके अलग नहीं होंगे। मणके को आपको 2 भाग में डिवाइड नहीं करना है। जो चीज़ एक ही है ना, वो एक के बाद एक जाएगी, फर्स्ट हाउस के बाद दूसरे हाउस में, वो 11वें में नहीं जाएगी। जो पार्ट फिज़िकल में 2 है, लेफ्ट एंड राइट, वही आप डबल करोगे। समझ में आ रही है मेरी बात? मणके एक ही है, मणका सर्वाइकल का जोड़ एक ही है, उसको आप डबल नहीं करोगे, लेकिन आपकी आंखें 2 है ना? आईज 2 है, तो आप 2 आईज को जरूर डिवाइड करोगे। तो आपकी राइट आईज कहाँ आएगी? सेकंड हाउस में। और लेफ्ट आई कहाँ जाएगी? 12th हाउस में। क्लियर हुआ? हो गया? सबको हो रहा है ना? राइट आई मेरी जाएगी, राइट साइड है, तो कुंडली में दूसरा भाव है वो राइट है, और लेफ्ट आई 12वें भाव में जाएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड है, तो कुंडली में लेफ्ट साइड है वो 12th हाउस। ठीक है? तो आंखें मेरी डिवाइड हो गई, सेकंड हाउस और 12th हाउस। अब मेरे कान आएंगे, ई, ई मतलब आई, नोज एंड टी, थ्रोट, ई एंड टी, ये जो पूरा जंक्शन है ना, आंखें आ गई दूसरे में, लेकिन नोज और थ्रोट, मेरी स्वर पेटी, फिर स्वर नली, वो सब अंदर से सेकंड और थर्ड हाउस जॉइंट है। आपका दूसरा और तीसरा भाव ये सब जंक्शन को पकड़ के बैठा है, और यही जंक्शन में मेरा स्मॉल ब्रेन भी आ रहा है। ठीक है, मेरा स्मॉल ब्रेन भी वही जंक्शन में आ रहा है। तो जो ईएनटी का जो जंक्शन आया है, उसमें से आईज अलग निकाल दो, पर आईज का फंक्शन सारा सेकंड में ही आएगा, आईज का फंक्शन सारा थर्ड में ही जाएगा, सेकंड में नहीं, क्योंकि आईज का फंक्शन आपका स्मॉल ब्रेन कर रहा है। आईज डैमेज हो या आप कोमा में चले जाओ, ओनली बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्रेन। आपके बड़े ब्रेन में ये कोई फंक्शन नहीं होता। तो आपकी आंखों का ईएनटी का पूरा फंक्शन और पूरा जंक्शन, जंक्शन जो भाव में है उससे दूसरे भाव में फंक्शंस आएंगे। हमेशा कोई भी भाव से दूसरा भाव उसकी पूर्णाहुति का होता है। सेकेंड हाउस से आप आई आंखें, दूसरे और 12वें से आप आंखें देख रहे हो, तो तीसरे और 11वें से किसके यहाँ फोन चालू है? हाँ, किसके यहाँ फोन चालू है? प्लीज टीवी चालू छे, जरा बंद करो। चलो अभी आगे जाएंगे। आपके दूसरे भाव से आपने ईएनटी का जंक्शन देखा, और फंक्शन सारा आप थर्ड हाउस से देखोगे। थर्ड हाउस में दोनों तरफ स्मॉल ब्रेन है ना, मेरा स्मॉल ब्रेन बराबर थर्ड हाउस में राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ सिचुएटेड है, स्थित है, बैठे हुए। तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस तरफ 11th और 12th, इतने 5 भाव हो गए। और ये 5 भाव में मेरा यहाँ तक गले तक का पूरा, मेरी सारी सेंसेस आ गई, मेरे सारे आंख, नाक, कान, पांचों की 5 इंद्रियां आ गई, इंद्रिय भी आ गई। उसके बाद ब्रेन आ गया, छोटा ब्रेन, बड़ा ब्रेन, ऑक्सीजन की रीत या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग की रीत, सब टेक्निक, सब चीज। और 3 ग्लैंड्स, एक नहीं 3-3 ग्लैंड्स आपके ये 5 भाव में आ गई। समझ में आ रहा है सबको? बस फिर ठीक है, आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपके पांचों फंक्शंस, पांचों इंद्रिय के फंक्शंस आपको इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 11th एंड 12th, आपको ये 5 भाव से देखना है।
बराबर। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमारा सिर्फ ये मस्तिष्क है, सर्वाइकल का जॉइंट है, जो ये 3 मणके उसको पकड़ के बैठे हैं। ये हमारे बॉडी में कैसा पार्ट किस तरह से सर्वाइकल है पता है? स्पाइनल कॉर्ड है मालूम है? ये जैसे रीढ़ की हड्डी नीचे है ना, वैसे ही सर्वाइकल का जॉइंट है। जिस तरह से रीढ़ की हड्डी है, आप बैक को ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आप मुड़ भी सकते हो नीचे, है ना? और पूरे उल्टे भी ऐसे चक्राकार आसन कर सकते हो। दिस इज ओनली बिकॉज़ ऑफ ये जॉइंट। नीचे बैक सीट में लंबर 1, लंबर 2, लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5 ये जो 5 डिस्क का सेट है, जैसे ये ऐसे होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 डिस्क का सेट होता है। ये होता है हमारी बैक सीट पे, जैसे ये लाइन से है ना लाइन, ऐसे 5 डिस्क का सेट होता है खाना जैसा। और ये 5 का जो एरिया है, वो कभी मुड़ नहीं सकता। आप देखो बैक को ऐसे कर सकते हो लेकिन पीछे बैक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो स्टेबिलिटी के लिए दिया गया है। आपकी कमर की, आपके बैक पोर्शन की, आपका पूरा वेट आप उठा के घूम पाओ। अब बैठो तो सीधा बैठ पाओ। अगर ये नहीं होता ना, सर्वाइकल नहीं होता तो आप नहीं बैठ सकते। आप कमर सीधी करके कभी नहीं बैठ सकते। इसीलिए ऐसा ही जोड़ आपके यहाँ गर्दन को दिया है। आप ऐसे बिल्कुल आप ऐसे यहाँ तक अड़ सकते हो, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल पीछे तक नहीं जा सकते। आप यहाँ घुमा सकते हो, यहाँ घुमा सकते हो, और पूरा उल्टा नहीं घुमा सकते। आप अपना मस्तक पूरा गोल नहीं घुमा सकते, बिकॉज़ ओनली सर्वाइकल का जॉइंट। और ये जॉइंट आ रहा है सेकंड एंड थर्ड हाउस में। अगर आपका सेकंड हाउस ही है मेन, अगर वो डैमेज हो गया तो क्या-क्या रोग होंगे, रोग हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। हर एक भाव से क्या-क्या रोग हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको सिर्फ यही स्टडी करना है कि हमारे 12 के 12 भाव से कौन-कौन से ऑर्गन जॉइंट हैं, कौन-कौन से ऑर्गन हमारे किस कुंडली में किस भाव से जुड़े हुए। क्योंकि अगर आपका वो भाव बिगड़ा है, तो आपको वो शरीर के वो अंग का डैमेज होना ही होना है, होना ही होना है। अगर आपका कुंडली का वो भाव बिगड़ा हुआ है तो, बराबर? अब आओ आप 4th हाउस में आओ। अभी थर्ड हाउस सेकंड हाउस हो गया, अभी थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में क्या-क्या आएगा? सेकंड में और थर्ड में एक चीज़ आपकी जा रही है 2 हाउस में, वो है हमारे दाँत। ऊपर का जड़बा और नीचे का जड़बा। नीचे का जड़बा और उसकी नसें गले और छाती से जुड़ी हुई है, लेकिन ऊपर का जड़बा और उसकी नसें ऊपर ब्रेन से जुड़ी हुई। ये एक ऐसा जंक्शन है जिसमें आधा काम ऊपर वाला भाग करता है, आधा काम नीचे वाला हिस्सा करता है। तो अगर आपको बहुत लोगों को तंबाकू और वो खाने से यहाँ कैंसर और ये सब होता है, जड़बा सड़ता है। कैंसर की गांठ यहाँ पे होती है, बहुत लोगों को उसकी सर्जरी सब आते हैं, क्योंकि आप बहुत घंटे तक तंबाकू को यहाँ पे ही रखते हो। आपको कुंडली देख के ही मालूम पड़ जाएगा कि ये इंसान को 20-25 साल बाद यहाँ का कैंसर आने वाला है। आप उसको पहले दिन से ही अलर्ट कर दो कि तेरी कुंडली बता रही है कि तुझे कभी ना कभी ये तू खा रहा है ना, तेरे को इतने साल बाद ये पीरियड में ये तकलीफ आएगी ही आएगी। हो सकता है वो अपने आप को बचा ले। उसको समझाने से आदत नहीं जाएगी किसी की, लेकिन डराने से तो जा सकती है ना। कैंसर का डर किसको नहीं लगेगा? लगेगा ही लगेगा। मैं मेरे हमारे एक फैमिली की ही बात कर रही हूँ। एक फैमिली में जो बुजुर्ग थे, वडील थे, वो दिन की तब तो बीड़ी आती थी, आपको मालूम होगा वो छोटी बीड़ी आती थी पहले के ज़माने में। वो दिन की एक 70 बीड़ी का एक डब्बा वो पूरे 24 घंटे में खत्म करते थे। 70 बीड़ी किसको बोला? 70 बीड़ी। और रात को जो तंबाकू का वो 120 का मावा मुँह में रखा तो सुबह बाहर निकाला।
पूरी रात वो मुंह में रहता था एक तरफ। लेकिन उनके घर में ही उनके चाचा को कैंसर हुआ, मुंह का कैंसर हुआ। वो मुंह के कैंसर में, क्योंकि तब तो कोई इलाज नहीं था ऐसा, तब तो मालूम पड़ता था कि ये कैंसर हुआ है, यहाँ सड़ा है, गांठ हुई है, और महीने के अंदर तो वो मर गए। लेकिन मरने से पहले वो व्यक्ति जो रोज की 70 बीड़ी पीता था ना, उसको बाधा देकर गए कि तू मेरी हालत देख रहा है। उसका भतीजा था, वो मर गए। वो बुजुर्ग चाचा थे और ये उसका लड़का था जो रोज की 17 बीड़ी पीता था। तो वो तो छोटी उम्र का था, वो 25 28 30 साल की उम्र उसकी मुश्किल से थी। तो 30 साल के वो लड़के को वो बाधा देकर गए कि तू, मैं मर रहा हूं, तू मुझे वचन दे, तो आज के बाद तू बीड़ी को हाथ नहीं लगा। और उनको जो कैंसर हुआ और वो मर गए, उसकी पीड़ा देख के ये लड़के ने बीड़ी पीना उस दिन से बंद कर दिया। और वो, उसने बीड़ी नहीं पी ना, आप मानोगे वो 84 साल तक जिए। छोड़ने के बाद 50 साल तक जिए। अगर नहीं जिए होते तो क्या, नहीं छोड़ी होती तो क्या होता। तो ऐसे कभी-कभी किसी और की पीड़ा भी आपको बचानी। तो आपको बता देना है कि भई ये सेकंड हाउस तेरा ऐसा है, थर्ड हाउस तेरा ऐसा है, तो तुझे भविष्य में मुँह का, दाँत का कैंसर या जड़बा का कैंसर या ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप बहुत अच्छे से बता पाओगे किसी को भी, ठीक है? अब आप आओ, निचला जड़बा आ गया थर्ड हाउस, ऊपला जड़बा आ गया आपका सेकंड हाउस, और ये पूरा ईएनटी है ना, आँख, नाक और थ्रोट, ये तीनों का फंक्शन। ईएनटी में ई आईज़ नहीं है, नो ईयर है। ईएनटी का मतलब क्या हुआ पता है? ईयर, नोज एंड गला, थ्रोट। तो ये तीनों का जंक्शन सेकंड हाउस और थर्ड हाउस दोनों। क्योंकि आप देख रहे हो ये माउथ का, थ्रोट का तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही थर्ड हाउस है। वो सेकंड हाउस से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। ऊपर का आधा है, आधा नीचे ही है। इसीलिए ये दोनों भाव आप साथ में ही देखोगे। अगर आप ईएनटी से कोई प्रॉब्लम देखने जाओ तो एक भाव से जवाब नहीं दोगे, बराबर। और उसके बाद थर्ड हाउस में यहाँ की हांसड़ी हड्डियां आती, गला, गले की हांसड़ी, आपकी ये दोनों यहाँ की हड्डी, जिसको आप इसको कौन सी हड्डी बोली जाती है? हाँ, कॉलर बोन। पर गुजराती में, हिंदी में कोई नाम है। अभी तो कॉलर बोन, पर हिंदी में भी उसका कोई नाम है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। हांसड़ी, हांसड़ी, इसको हांसड़ी कहा जाता है। तो ये जो ये पसली और यहाँ की जो हड्डी होती है ना, वो इतनी मजबूत है कि इसके ऊपर अगर कोई 100 किलो का वजन वाला आदमी भी खड़ा हो जाए ना, उसको कुछ नहीं होगा, इतनी मजबूत होती। और अगर ये हड्डी टूट गई तो इंसान 1 घंटे में मर सकता है, मर ही जाए अगर ये हड्डी टूट गई। क्योंकि यही हड्डी है जो पूरा लंग्स एंड हार्ट का फंक्शंस बराबर और एकदम क्लियरली कर सकता है। क्योंकि ये हड्डी टूट गई तो नोज और लंग्स का कनेक्शन कट हो जाएगा। इसलिए आप देखो यहाँ पे ही मारते हैं बहुत लोग सीधा। अगर किसी को मारना है ना तो गर्दन पे यहाँ पे ही मार दिया। अगर ये हड्डी तोड़ दी ना गर्दन की तो वो 2 मिनट में खत्म। क्योंकि सांस नली बंद हो जाएगी, लंग्स और सांस का कनेक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस और 11th हाउस, यहाँ तक आपकी सारी ऊपर की सर्वाइकल और ऊपर के सारे मस्तिष्क के ऑर्गन्स एंड आपके जो भी तीनों ग्लैंड्स है वो सब आ गया। अब आओ आपके नीचे के भाग में हांसड़ी और ये, और यहाँ अब आप ग्लैंड भी देख लो। सबसे पहले मस्तिष्क में फर्स्ट हाउस से आया आपका पीनियल ग्लैंड। सेकंड में आ गया सेकंड एंड थर्ड हाउस। सेकंड हाउस में दो आई, सेकंड हाउस में दो ग्लैंड आई, वो आई पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्मॉल ब्रेन से रिलेटेड है। थर्ड हाउस में आपका आया थायराइड ग्लैंड, गले का है वो थायराइड है, और अब छाती से है वो थाइमस ग्लैंड। तो वो धीरे धीरे नीचे 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 आप उतर। अब फोर्थ एंड 10th हाउस वो आएगा थाइमस ग्लैंड।
और ये जहां-जहां ये ग्लैंड है ना, आपको हर चीज़ डबल डिवीज़न में मिलेगी। 2 पार्ट में मिलेगी। आपकी थाइमस ग्लैंड अगर एक तरफ की बिगड़ गई तो दूसरी चालू है। ब्रेन एक तरफ का बिगड़ गया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक तरफ पैरालाइज़ होगा, लेकिन दूसरा ब्रेन चालू है, एक्टिव है। समझ में आ रही है? और फिर उसके नीचे वाली ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि अब मेरा लेफ्ट ईयर बंद है लेकिन राइट ईयर चालू। स्वर नली में एक तरफ कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो दूसरी चालू। अब आओ आप नीचे, थाइमस ग्लैंड, यहाँ भी ये बराबर ये गले में है, यहाँ 2 तरफ, एक इधर एक इधर। उसका वो बिल्कुल छोटी इतनी द्राक्ष की तरह है। द्राक्ष मालूम है? काली द्राक्ष, सूखी द्राक्ष। अब सूखी लाल रंग की छोटी आती है ना, वो सूखे मेवे वाली द्राक्ष, उतनी छोटी है आपकी थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड सब बहुत छोटी-छोटी, पिनियल ही सबसे बड़ी है, पूरा ब्रेन है। लेकिन पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस ये सब छोटी-छोटी, छोटी-छोटी। उसके बाद आ रहा है आपका कॉलर बोन एंड शोल्डर, आपके कंधे। कंधे मतलब ये हड्डी। हाथ, आपको अगर पूरे हाथ की कोई चीज देखनी है तो 3rd एंड 11th हाउस, उसी भाव से। जहां से आपने नीचे का जड़बा देखा ना, ये पूरी नस ज्वाइंट होती है, पूरी नस। नीचे के जड़बे वाली, ये गले वाली, कॉलर बोन वाली एंड शोल्डर, ये पूरा ज्वाइंट है, कनेक्शन। तो यहां से यहां तक का पूरा कनेक्शन है 3rd हाउस एंड 11th हाउस। उसमें एक और चीज आ जाती है, वो है हमारा काकड़ा गला। पहले बहुत होता था, हर किसी को काकड़ा आता था। मेरे को पता है, हम छोटे थे तब हमारा गला बहुत खराब होता था। उसके बाद तो वो जो गाल पचोड़ा और काकड़ा दो बंद हो गया। जो रस्सी, हाँ, जो बीसीजी की रस्सी ढूंढी ना, उसके बाद ये सब बंद हो गया। लेकिन हम छोटे थे तब काकड़ा मेरे को बहुत हुआ है, टॉन्सिल, उसकी सर्जरी सब आती थी सबको। आइसक्रीम खाने को मिलता था सर्जरी के बाद। तो ये सारी चीज आती है 3rd हाउस में, 3rd एंड 11th। तो गला, गले के अंदर की थ्रोट इन्फेक्शंस या ब्रोंकाइटिस, या अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है कोरोना, वो सारा ये 3rd हाउस एंड 11th हाउस ही बिगड़ने से आता है। अब आओ और आगे 4th हाउस में जाएंगे हम। 4th हाउस का मतलब है हमारी चेस्ट। वो भी 2 है, राइट चेस्ट, लेफ्ट चेस्ट, वो भी 2 है। और यहाँ पे जो ग्लैंड है वो है थाइमस ग्लैंड, उसका नाम है थाइमस। अब हम उसकी बात करेंगे आगे कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके कौन से स्पाइनल कॉर्ड के मणके होंगे जो यहाँ का प्रॉब्लम दे सकता है। अब सर्वाइकल के बाद हम 33 मणके गिनना शुरू करेंगे। सर्वाइकल का जोड़, उसके बाद नीचे का जोड़, वो 2 जोड़ को निकाल दो। बाकी के जो बीच के जो मणके हैं, उसमें पहले से 1 से लेके 5 तक, ये हमारे यहाँ गर्दन से चालू हुए तो यहाँ से लेके यहाँ 5 तक पूरा चेस्ट का एरिया आ गया। वो 5 मणके का जो चेस्ट का एरिया है, वो एरिया में आपके लंग्स, पीछे स्पाइनल कॉर्ड का वो एरिया है, और आगे वही स्पाइनल कॉर्ड लंग्स एंड हार्ट को लेकर बैठा हुआ है। आप देखोगे ना, तो जब जिसको भी हार्ट अटैक आता है ना, सबसे पहले पीठ में दर्द होता है। पीठ में भी, चेस्ट के पीछे के भाग में। अगर जिसको भी न्यूमोनिया होता है तो उसको भी वहीं पे ही पेन होता है, और ये पसलियों में होता है, आगे में। आगे पसलियों के भाग में पेन होता है और पीछे के भाग में पेन होता है। मतलब आपका हार्ट तक का जो एरिया है, सर्वाइकल से लेके हार्ट तक का पूरा मणके का एरिया चौथे और 5वें भाग के अंदर समाएगा। ठीक है? और यहाँ के मणके में भी अगर इम्बैलेंस हो जाए ना, तो भी ये चेस्ट पेन हो सकता है। दोनों चीज हो सकती है। लंग्स की प्रॉब्लम आए तभी भी ये चेस्ट पेन हो सकता है, और मणके की प्रॉब्लम आए ना, तब भी ये चेस्ट पेन हो सकता है।
हम बोलते हैं ना कभी-कभी फॉल्स अलार्म है, पेन तो चेस्ट का हुआ है, अटैक जैसा ही लगा पर आईसीयू में भी एडमिट किया लेकिन 2 दिन में आपको हॉस्पिटल से घर भेज देते हैं, आपका कार्डियोग्राम बिल्कुल ठीक आता है। तो ये प्रॉब्लम कार्डियोग्राम का हार्ट का अटैक का नहीं था, पर आपके वो मणके के अंदर चेंजेस आया, मणके के अंदर कुछ खिसका या वजन उठाने से या मसल्स आसपास के मसल्स डैमेज हुए, उसकी वजह से चेस्ट पेन हुआ और डॉक्टर ये समझ लेते हैं कि इनको कुछ हार्ट का रिलेटेड है, एक बार एडमिट कर लो, फिर सारे रिपोर्ट निकलवा। तो ये पेन भी आपको क्योंकि वही हार्ट का एरिया है, तो मणके का इम्बैलेंस हार्ट को डैमेज करता है, हार्ट का इम्बैलेंस मणके को डैमेज करता है। और ये पूरा आपका पोर्शन आएगा 4th हाउस एंड 10th हाउस। क्लियर? समझ में आ गया? हुँ? अब आओ आप 5th एंड 9th। अब आ रहा है आपका 5वां भाव और 9वां भाव। अब 5 से लेकर 20 तक के सारे 15 मणके, 5 से लेके 20 तक के सारे 15 मणके आपके ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएँगे। अब ये 2 भाग में ये जो डिवाइड हुआ, वो कौन-सा एरिया पकड़ कर बैठा है? आगे और पीछे दोनों भाग आ जाएँगे? पेट में आगे के भी आ जाएँगे, पीछे के भी आ जाएँगे। अब 2 स्थान है 5th एंड 9th, तो ऐसी कौन-सी चीज़ है जो 2 भाग में डिवाइड है? आपके शरीर में 2 चीज़ ऐसी होनी चाहिए ना, एक चीज़ जो दोनों तरफ किडनी, बराबर, परफेक्ट। आपके राइट साइड की किडनी 5वें भाव में जाएगी और लेफ्ट साइड की किडनी 9वें भाव में जाएगी और किडनी पीछे के भाग में होती है। किडनी पेट में पीछे के भाग में होती है। जैसे ही आपका वो पिंजर का जो पसलियों का जो केज खत्म होता है ना, उसके बाद नीचे किडनी होगी दोनों। और स्पाइनल कॉर्ड में ही 2 तरफ किडनी बैठी हुई होती है। आप किताब में फ़ोटो है, आप कभी भी देख लेना बाद में। ठीक है? वो बराबर स्पाइनल कॉर्ड के पीछे ही 2 जगह किडनी बैठी है। और यही 2 किडनी में अगर आपके 5th हाउस में कुंडली में प्रॉब्लम है, तो आपकी 1 किडनी डैमेज करेगा। अब देखो किडनी सबके 2 नहीं होती, 1-1 ही डैमेज होती है। 1 किडनी पे तो लोग बरसों तक निकाल देते हैं, क्योंकि भाव ही 2 अलग है। हो सकता है 5वें में कोई ऐसा राहु बैठा है, तो सामने 7 9वें में भी राहु है, केतु है, वो तो है ना? वो तो पॉसिबल है नहीं। अगर आपकी किडनी क्या हुआ? बंद हो गया? हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, कोई बात दोनों डैमेज हाँ, दोनों डैमेज तो दोनों में भी ग्रह बिगड़े हुए हो सकते हैं ना? 5वां भी बिगड़ा हुआ हो सकता है, 9वां भी बिगड़ा हुआ हो सकता है। क्या हुआ? आ गई मैं, हाँ। 5वां भी हो सकता है, कोई कोई राहु से हो रहा है, तो कोई दूसरा हर्षल से हो रहा है। कोई बिगड़ा हुआ बुध बैठा हो तो हो रहा है। किडनी बिगड़ने में बुध का भी बहुत बड़ा हाथ है। आपका 5th हाउस भी बिगड़ा हुआ हो सकता है, 9th हाउस भी बिगड़ा हुआ हो सकता है किसी दूसरे ग्रह से। पॉसिबल है वो, पॉसिबल है ना? आपका 5th एंड 9th दोनों बिगड़ा हुआ एक के बाद एक हो सकता है। तो हमें किडनी के लिए तो 2 अलग-अलग ग्रहों का बिगड़ना देखना ही पड़ेगा। ईशु, मम्मी ना फोन। तो ऐसे भी आपकी दोनों साइड की 2 किडनी है, तो ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आया तो उसको तो फिर डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट एक ही चीज होगी, लेकिन एक किडनी बिगड़ी और एक बच गई तो ये बहुत अच्छी बात। तो आपको ये समझना है कि अगर ये 2 में से एक भाव भी अगर अच्छा निकला ना, तो आप बच सकते हो। और किडनी के लिए ये चौथा और 5वां ऐसे ही 10वां और 9वां उसका जंक्शन देखना बहुत जरूरी। ये 2 जंक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि 5th हाउस क्योंकि ये किडनी तो जंक्शन पे ही है, किडनी ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आगे-पीछे, किडनी जंक्शन पे ही है। तो हो सकता है कि आपका 4th भी बिगड़ा हो तब भी किडनी पे असर है और 5th भी बिगड़ा है तब भी किडनी पे असर है। ऐसे ही 9th एंड 10th दोनों भाव के लिए माना जाए, क्योंकि किडनी का जंक्शन यही है। ठीक है? आगे जाएँगे, यही 5th हाउस से ही अब ये पीछे की बात आ गई, आगे में कौन से ऑर्गन? हेलो, हाँ, वेट, वेट। हाँ, हाँ, वेट, मैं करूँ છું, मैं જોયું। ठीक है? अभी ठीक है? हाँ। अभी हमें ये देखना है कि जो ये फंक्शन तो हमने देख लिया पीछे वाला, अब आगे वाले फंक्शन की बात करें। आगे वाला फंक्शन मतलब मेरी आगे के फंक्शन में कौन-कौन से ऑर्गन आएँगे 5th हाउस से? तो वो है पैनक्रियाज़, उसके बाद लीवर, ये सारे एक-एक ही ऑर्गन है। उसके बाद है जठर, लीवर, फिर स्टमक, गोल ब्लैडर, ये सारी चीज़ डाइजेस्टरी सिस्टम पूरी नहीं, क्योंकि बाकी के सारे फंक्शंस तो नीचे जाएँगे। पूरी डाइजेस्टरी सिस्टम में हमारे इंटेस्टाइन भी आते हैं, पर इंटेस्टाइन का एरिया यहाँ पे नहीं, इंटेस्टाइन का एरिया यहाँ पे नहीं, ये सिर्फ़ आपका 5th हाउस है, तो इसमें आपका स्पेशली लिवर एंड पैनक्रियाज़, स्पेशल, क्योंकि उसके बाद तो वापस नीचे का जाएगा ना, ग्राइंडिंग का प्रोसेस पेट के नीचे, नाभि के नीचे के भाग में चला जाए। ये नाभि के ऊपर का पोर्शन है 5th हाउस एंड 9th हाउस, बराबर? तो ये सारी चीज़ें यहाँ 5th एंड 9th, क्योंकि दोनों का कारक गुरु और सूर्य है। देखो समझने की बात, 5th का भी कारक गुरु एंड सूर्य, 9th का भी कारक गुरु एंड सूर्य, दोनों का कारक गुरु एंड सूर्य। अब दोनों भावों का कारक गुरु एंड सूर्य, तो गुरु से ही सारा पैनक्रियाज, लीवर, ये सब के ऊपर गुरु की असर आएगी। और बिना सूर्य के तो अंदर से अग्नि निकलेगा ही नहीं। खाना पचाने के लिए एसिड भी तो 5th हाउस से ही निकल रहा है, पेट से ही निकल रहा है ना? हमारे जो उसको क्या बोलते हैं, जठर, स्टमक, जठर, जठर में से ही तो निकल के एसिड निकल के स्टमक में जाता है और स्टमक में वो खाने को गलाता है, बराबर? और पेट भी कैसा है, हमारा स्टमक भी कैसा है, खाना खा लोगे उसके बाद कमल की तरह पूरा खुल जाता है और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद वो बंद हो जाएगा 3-4 घंटे के लिए। वो बिल्कुल कमल की तरह खुलता है। पैनक्रियाज़ भी ऐसा ही है, जैसे ही खाना खाओगे उसमें से शुगर छूटेगा। अगर नहीं खाना खाओगे तो उससे शुगर नहीं निकलेगी, शक्कर निकलती है ना पैनक्रियाज़ में से। खाने में शर्करा डाल कौन रहा है? पैनक्रियाज़ डाल रहा है। अगर पैनक्रियाज़ बिगड़ा आपको तो डायबिटीज़ होगी, तो डायबिटीज़ जिनकी ज़्यादा होती है ना उनको स्पेशली इंसुलिन लेना पड़ता है, खाने से पहले, ताकि वो जो खाना खाए ना उसमें आर्टिफ़िशियल शर्करा भी मिक्स हो जाए। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा है कि उसमें से जो टॉक्सिक छूटते हैं वो खाने की शक्कर को खत्म कर देता है। आपने जो भी मीठा खाया, जो भी खाया वो खाने की शर्करा को वो आपके ग्राइंडिंग में ले जाके उसको खत्म करता है। लेकिन पैनक्रियाज़ बिगड़ जाने से आप जो भी खाना खाते हो उसमें से शक्कर वाला पार्ट स्पेशली बाहर निकल कर खत्म नहीं होता। इसीलिए आपके खून में, ब्लड में अंदर वही जो खाने की शक्कर है ना वो चली जाती है और वो आपके ब्लड में ना जाए इसीलिए आपको इंसुलिन दिया जाता है। वो भी बराबर खाने के ठीक आधे घंटे पहले। इंसुलिन लेने के बाद आधे घंटे में आपको खाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं खाओगे, इंसुलिन लेने के बाद आधे घंटे में अगर आप नहीं खाओगे,
तो वो जो शर्करा के लिए जो इंजेक्शन लिया है, जो प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। उसके बाद 1 घंटे बाद अगर आपने खाना खाया तो जो सारा खाने के अंदर जो भी नेचुरल मिठास है वो सारी आपके खून में चली गई। पैनक्रियास का काम ही ये है कि जो भी आपके बॉडी में खून में शक्कर की मात्रा है उसको वो डिसॉल्व कर दे, ताकि वो शक्कर आपके ब्लड में जाने से रुक जाए। क्योंकि वो ब्लड में गई तो वो सारे ऑर्गन में भी जाएगी और सारे ऑर्गन में जाएगी, उसको डैमेज करती जाएगी। इसीलिए डायबिटीज वाले को किडनी का प्रॉब्लम जल्दी होता है, डायबिटीज वाले को हार्ट का प्रॉब्लम जल्दी होता है, जल्दी आता है। क्योंकि डायबिटीज वाला अपनी खाने की शक्कर को पचा ही नहीं सकता। समझ में आई बात पूरी? तो ये पूरा फंक्शन 5th एंड 9th हाउस। आपका 5th एंड 9th कैसा है उसके ऊपर आपको देखना है। अगर इवन वहां पे उच्च का शुक्र भी बैठा होगा ना तब भी आपको डायबिटीज हो सकता है। क्यों पता है? उच्च का शुक्र का मतलब क्या हुआ? गुरु की राशि बिगड़ी कि नहीं बिगड़ी? गुरु की राशि में शुक्र बलवान, हाउ इट इज पॉसिबल? गुरु और शुक्र कंप्लीट ऑपोजिट है ना, एक दैत्य का गुरु है, एक दानव का गुरु है। आपने क्या किया है? दानव, अरे देव को दानव के गुरु के हाथ में सौंप दिया। आप समझे? देवस्थान पे दानव का कब्जा, क्या होगा? क्या होगा? बिगाड़ देगा, आपका पेट ही बिगाड़ देगा। तो आपको डायबिटीज तो होना ही होना है, चाहे उच्च का शुक्र बैठा हो तो भी। इस तरह से हमें प्रेडिक्शन करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि अरे भाई इसका तो उच्च का शुक्र है, इसको थोड़ी यहाँ पे कुछ भी बिगड़ेगा ना, ये बात नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? कुंडली देखोगे ना किसी को डायबिटीज वाले की तो 5th हाउस पहले चेक करो। 5th हाउस में देखो शुक्र बलवान होके तो नहीं बैठा है ना, या तो उच्च का शुक्र या स्वगुरु गृही शुक्र। गुरु की जगह में शुक्र आ गया तो समझ लो इसको लाइफ टाइम डायबिटीज जाने वाला नहीं है। क्योंकि वो खाने पे कंट्रोल तो रखेगा ही नहीं। बराबर। अब 5th एंड 9th हाउस हो गया, किडनी का समझ में आ गया। किडनी, पैंक्रियाज, लीवर, उसके बाद हमारे दूसरे जो भी पेट के ऊपर के भाग के स्टमक, ये सारे जंक्शंस का ऑर्गन, ये सारा यहीं से ही काम होगा। और यहाँ पे अगर इसका मालिक या कोई भी अगर राहु के साथ बैठा है या नीच का बैठा है तो ये पार्ट की सर्जरी आएगी ही आएगी, 101%। या तो पेट की आएगी या किडनी की आएगी, सीधा हिसाब। या तो आगे की आएगी या पीछे की आएगी, अगर जिसका 5th हाउस डैमेज है वो। बराबर बराबर। आगे चलो, 6th हाउस में आओ। अभी 6th हाउस है आपके नाभि के नीचे का पोर्शन। अब नाभि के नीचे का पोर्शन आया है तो लोअर एब्डोमेन आया आपका, लोअर एब्डोमेन। अब लोअर एब्डोमेन है तो इंटेस्टाइन, उसके बाद यहाँ का पूरा छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों जो भी जिस प्रकार से एक इंटेस्टाइन है 40 फुट लंबा, स्मॉल इंटेस्टाइन 40 फीट लंबा एंड बिग इंटेस्टाइन आपका 12 फुट लंबा। अब सोचो इतने छोटे से पेट में कैसे आ जाता है एक 12 फुट लंबा है, एक 40 फुट, सॉरी 40 इंच, इंच नहीं फीट, गलती कर रही हूँ मैं, 40 फीट लंबा। लेकिन ऐसे गोल 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 लपेट के बैठा है वो छोटे से इतनी केबिन में। कैसे अंदर चीजें को कुदरत कैसे रखती होगी, आप खाली सोचो। इतने छोटे से पेट में कितनी चीज है, कैसे भरते होंगे अंदर।
जब एक बच्चे का शरीर बनता होगा तब, है ना? तो ये आपका आएगा 6th एंड 9th हाउस। आपकी यहाँ पे ग्लैंड भी आएगी, देखो 5th में आएगी एड्रिनल ग्लैंड, 5th एंड 9th में एड्रिनल ग्लैंड, 6th में आपकी ग्लैंड आएगी प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्ट ग्लैंड। लेडीज में टेस्ट ग्लैंड होती है, मेल में प्रोस्टेट होती है। और जो अंडाशय है लेडीज का, जो मंथली पीरियड का जो उसका उत्पन्न होना और डिस्ट्रॉय होना, ये सारा पीरियड आपका लोअर एब्डोमेन में ही होता है, सारा प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है वो पूरा प्रोसेस और टेस्ट ग्लैंड्स ये सब आप यहीं से देखोगे। 6th एंड 7th हाउस, इसके 2 जंक्शंस के पार्ट है, 6th भी है और 7th। 6th एंड 7th नॉट 8th। नहीं, अभी 8th नहीं, 6th एंड 7th, 6 और 7, छठा और 7वां, ऐसे 2 नहीं देखना है उसको, ऐसे 2 में नहीं जाओ ना, ये सिर्फ 6th एंड 7th ही है, उसको वो 2 तरफ नहीं है। देखो, समझना है कि एक तरफ की फैलोपियन ट्यूब चालू है और दूसरी बिगड़ गई, वो पॉसिबल नहीं है। ये जो प्रॉब्लम आएगा एक में ही आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ओवरीज 2 हो सकती है, पर जंक्शन सिर्फ यूट्रस है और कुछ नहीं। जंक्शन एक ही है 7th, यूट्रस। ऐसे ही टेस्ट ग्लैंड का जंक्शन एक ही है, इंद्रिय एक ही है हमारी, वो 2 नहीं है। हाँ, उसके 2 सिरे जरूर है, उस एक इंद्रिय के 2 सिरे जरूर है, पर फंक्शन एक ही है, फंक्शन एक ही है। जैसे 2 किडनी है ना, आपको जो ओवरी है उसको नहीं मानना है, वो ग्लैंड नहीं है। ओवरी है वो ग्लैंड नहीं है, ठीक है? वो जो टेस्टिस है वो ग्लैंड, ओवरी इज नॉट ग्लैंड। इसलिए ये एक ही आएगा, 6 एंड 7 जाएगा, 6 एंड 8 नहीं। बराबर? यहां पे हम समझेंगे कि ये जगह से 6th का भी कारक शनि मिलेगा आपको, 6th का कारक मंगल एंड शनि मिलेगा। मंगल इसीलिए कि लेडीज को जो मंथली साइकिल आती है ओनली बिकॉज ऑफ मंगल। फीमेल में जो मंथली साइकिल आती है, मंथली साइकिल इज दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ मंगल। एंड अगर मेल को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, फीमेल को बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका मंगल और 6th हाउस चेक करना है। फीमेल को अगर मेल को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसका शनि और 6th हाउस चेक करना है, क्योंकि इसका रूट 6th हाउस। फीमेल को नहीं हो रहा है, ओवरी प्रॉब्लम है, यूट्रस प्रॉब्लम है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो मंगल एंड 6th हाउस चेक करो। समझ में आ रही है मेरी बात? और अगर मेल को प्रॉब्लम है, अगर उनको फंक्शनली या बच्चे होने में या उसी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो 6th हाउस तो चेक होगा ही, क्योंकि वो रोग का स्थान है और टेस्टिस की एंट्री का भी वही स्थान है। और आप शनि, क्योंकि शनि का कारक है, वो आपको मेल के लिए। बराबर? यहां से रोग स्थान भी है, यहाँ पे रोग स्थान भी है। तो रोग स्थान में आप ये देखोगे कि जिनको जिनको ये अगर ये टेस्टिस अगर बराबर वर्क नहीं कर रही है, या कुछ एज के बाद भी उसमें ज्यादा एक्टिवनेस आ गई, जैसे कि 60-70 साल के बाद भी लेडीज को वापस साइकिल चालू हो गई, तो समझना है हमें कि ये ओवर एक्टिव हो गई। अगर ये ओवर एक्टिव भी हो रहा है ना, तब भी कैंसर हो सकता है। ये इनएक्टिव है वो भी खराब है, और ओवर एक्टिव है वो भी खराब। अगर इनएक्टिव है तो बच्चे नहीं होना या भोग ठीक से नहीं कर पाना। अगर ओवर एक्टिव है तो कैंसर की शक्यता 100%, क्योंकि ये ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, और ग्लैंड को मध्यम से ही यूज होना चाहिए, ना ओवर होना चाहिए, ना लेस होना चाहिए।